Hello everyone, once again Mithilesh is speaking from this side. As you already know that school management is conducting in-house training program as per guideline given by CBSE cum COE Patna. And today I will act as a resource person and I would like to express my gratitude to school management for providing me this opportunity. So without delay, let us start our today's session. And as you already know that I always start my session with a quote. Okay. So first of all, I would like to request to see the quote of the day. Next slide. Today quote is written by Shakuntala Devi. May I have your attention, please? Listen here. Shakuntala Devi is one of the first lady mathematicians. This is called, okay? So, what is her quotes? She is telling about without mathematics, there is nothing you can do. Everything around you is mathematics. Everything around you is numbers. इनका कहना है कि मैथ्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो. आपके पास जो भी है वो सब क्या है? मैथ्स है, मैथमेटिक्स है. शकुंतला देवी एक ऐसा नाम है जो इंडिया में बहुत ही कम पॉपुलर है, जबकि इनका जन्म और कर्म स्थान दोनों इंडिया में ही हैं. तो मैं थोड़ा सा इस सेशन के माध्यम से शकुंतला देवी के बारे में बताना चाहेंगे. उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे. नेक्स्ट स्लाइड. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं शकुंतला देवी का इमेज एक लगा हुआ है, जिनका बर्थ 4 नवंबर 1929 में हुआ था और डेथ जो होता है रिसेंट में हुआ है 21 अप्रैल 2013. और एक कर्नाटका इंडिया के रहने वाली थी. इनके बारे में जब पढ़िएगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा. इनको सरनेम दिया गया है वुमेन कंप्यूटर. इनका दिमाग इतना तेज था कि कंप्यूटर के जैसा कैलकुलेशन करता था. लेट्स सी मोर अबाउट शकुंतला देवी. शकुंतला देवी वाज एन इंडियन मेंटल कैलकुलेटर एंड राइटर पॉपुलरली नोन एज वुमेन कंप्यूटर. इनको वुमेन कंप्यूटर की उपाधि दी गई और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ही दिया गया, इनको वर्ल्ड लेवल पे भी रिकॉग्नाइज किया गया है. Her talent earned a place in 1982 edition of the Guinness Book of the World Record. इनका जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया. किस साल में दर्ज किया गया? 1982 में दर्ज किया गया है. ओके, तो ये था. आई होप कि आप शकुंतला देवी के बारे में और पढ़िएगा और जानने के प्रयास कीजिएगा. शी इज लेजेंडरी पर्सन. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. टुडेज आवर टॉपिक इज टीचिंग स्ट्रेटेजी इन मैथमेटिक्स. आज का हमारा जो टॉपिक था उसका नाम टीचिंग स्ट्रेटेजी इन मैथमेटिक्स है. ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टीचिंग स्ट्रेटेजी होता क्या है. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन के तौर पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा. व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग स्ट्रेटेजी? टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है? ओके, टीचिंग स्ट्रेटेजी आर मेथड्स. देखिएगा, कह रहे कि टीचिंग जो स्ट्रेटेजी है वो मेथड्स है और क्या है? टेक्निक्स है. That a teacher will use to support their pupils or students through the learning process. A teacher will choose the teaching strategy most suitable to the topic being studied. इसमें most suitable topic to the strategy मतलब बहुत सारे टीचिंग स्ट्रेटेजी या टीचिंग आपका लोग मेथड्स होते हैं जो अलग अलग टॉपिक या फिर अलग अलग स्कूलिंग लेवल के लिए यूज होते हैं. ठीक है, द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ द लर्नर्स एंड द स्टेज इन देयर लर्निंग जर्नी. ये भी इफेक्ट करता है कि कौन सा टीचिंग स्ट्रेटेजी कहाँ पे अपनाया जाए कि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएँ. ओके, सो कुछ टीचिंग स्ट्रेटेजी से जुड़ा हुआ वर्ड्स है, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हेल्प से. नेक्स्ट स्लाइड से अब देख पा रहे होंगे लिखा गया है टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी मीन्स
कुछ हम अब टर्म देखेंगे जो इस टीचिंग स्ट्रेटेजी इन मैथमेटिक्स या टीचिंग स्ट्रेटेजी से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि टीचिंग स्ट्रेटेजी की हम बात करेंगे तो वहाँ सिर्फ मैथमेटिक्स ही होगा। आप प्रॉपर देखिए, सारे सब्जेक्ट के टीचिंग स्ट्रेटेजी जो मेथड्स या फिर टेक्निक्स होते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें दिया गया है टीचिंग अप्रोच, उसके बाद है टीचिंग मेथड्स, देन है टीचिंग टेक्निक्स एंड टीचिंग स्ट्रेटेजी। ये तीनों चारों क्या है हम लोग एक वीडियो के हेल्प से समझते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Hello everyone, this is Miss Sarah and welcome to Principles of Teaching 2. In the teaching learning process, we need to understand some concepts that are very common. However, these concepts can sometimes confuse the teachers if they do not have a clear definition of them. In this video, I am going to present to you the definition and establish the main differences among teaching approaches, methods, techniques, and strategies. Teaching approach is an overview which applies to learning for all kinds of learners. It is a set of principles, beliefs, or ideas about the nature of learning which is translated into the classroom. For example, we learn from psychology that a person's capacity to learn starts from simple to complex, like a child learns first how to add, subtract, multiply, and divide numbers before he learns fraction and later on do algebra. Because of this psychological basis, we choose teaching approach as Sparrow. The next concept is teaching method. This is the systematic way of doing something. It implies an orderly, logical arrangement of steps. It is more procedural. It is the plan that you follow when you are teaching. By applying a certain approach, you come up with procedures and practices for teaching your students. This consists of procedure you follow, steps you take, or outline of actions that you have to do. In another video, I will introduce to you some teaching methods and techniques. Next concept is teaching techniques. These are our own personal strategies that we use in order for us to be effective teachers. This is implementational, meaning that it actually takes place in a classroom. It is a particular trick, a strategy, or contrivance used to accomplish an immediate objective. Remember that we adapt our teaching to the kind of students that we have, such that our instruction is different for every class and for every kind of students. It is our maneuvering or tactic. It is a personal way of implementing methods. It is a highly individualized and tailor-fitted, customized to students with different learning styles, needs, and interests. Finally, we have teaching strategies. These are methods of approaching a problem or tasks, modes of operation for achieving a particular end, or planned design for controlling and manipulating certain information. Take note that teaching strategy cascades from your identified teaching approach to your teaching method and to your teaching technique. Now, if we want to compare teaching techniques with teaching strategies, the difference would be that teaching techniques are the steps we use in order to teach our students in an organized way. Moreover, it would help us to order better our classes, while teaching strategies are methods we use to teach in order to facilitate our students' learning, and also it helps us to teach in a more creative way. Let us take, for example, you are teaching community helpers as a topic to your learners. Your approach might be constructivist, considering that you want your learners to construct their own learning from their prior experiences. Then your teaching method would be class activity, not lecture. So your teaching technique would be role-playing or dramatization. And for them to discuss how they are going to perform the role-play or dramatization, your strategy might be think, pair, or share. Take note that your strategy must be consistent with the technique, then the technique to the method, and therefore in harmony with an approach as well.
You do this to achieve consistency. Once again, this is Miss Sarah, and thank you very much. तो ये सब देख रहे थे कि टीचिंग जो है स्ट्रेटेजी होता है, टेक्निक होता है, मेथड्स होता है, उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड आप देख पा रहे होंगे सम इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड्स। कुछ हम लोग टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे जो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, जूनियर हो या फिर कॉलेज लेवल पे हो, टीचर के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग नाम इसका देख लेंगे, उसके बाद वन बाय वन करके इसके बारे में डिटेल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला है लेक्चर मेथड्स, ठीक है। लेक्चर मेथड क्या होता है, वी विल डिस्कस अबाउट लेटर। देन है प्रोजेक्ट मेथड, देन प्ले वे मेथड, देन क्वेश्चन आंसर मेथड, देन स्टोरी टेलिंग मेथड्स, देन मोंटेसरी मेथड्स, डॉल्टन मेथड्स, एनालिटिक मेथड्स, सिंथेटिक मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड। ये सारे कुछ मेथड्स हैं जो जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, टीचर इफेक्टिव टीचिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे इसके बारे में, जिसमें सबसे जो इजी होता है ना वो स्टोरी टेलिंग मेथड होता है। स्टोरी टेलिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को हम लोग कहानी सुनाकर और उसको टीचिंग करने के प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे क्लासरूम में ये मेथड जो होता है ज़्यादातर कब यूज होता है, जब बच्चे छोटे हैं तो उनको इमेजिनरी स्टोरी सुनाकर हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड से हम लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ाते हैं या फिर समझाते हैं। तो चलिए एक एक करके सब देखते हैं। हम लोग लेक्चर मेथड देखेंगे। तो लेक्चर मेथड है, ठीक है, सबसे पहला हमारा मेथड्स है। इस मेथड्स में क्या होता है या फिर कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेट अस सी मोर अबाउट इट। लेक्चर मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द टीचिंग। लेक्चर मेथड जो है ये एक बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है, और जितने भी मेथड हम लोग आज डिस्कस करेंगे उसका प्रो भी होता है और कंस भी होता है। जैसे लेक्चर मेथड में क्या होता है कि हम बहुत कम समय में अधिक से अधिक चीज़ को डिलीवर कर पाते हैं, लेक्चर कर पाते हैं। लेकिन इसका जो कंस जो होता है, डिसएडवांटेज होता है कि यहाँ पे जो लर्नर होते हैं ना, उनको टाइम नहीं मिल पाता है पार्टिसिपेट करने का या फिर ज़्यादा इंटरेक्ट करने का, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म। दिस मेथड refers to the explanation of the topic। इसमें क्या करते हैं, हम किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक टू द स्टूडेंट। Then the emphasis on the presentation of the content. The teacher clarifies the content matter to the student by using gesture। इस लेक्चर मेथड में क्या होता है, gesture का यूज होता है। उसके बाद सिंबल डिवाइस का भी यूज कर सकते हैं बाय चेंजिंग वॉइस, चेंजिंग पोजीशंस, facial expression। Teacher are the more active and student are the passive, but the teacher also asks question to keep the student attention। कह रहे कि लेक्चर मेथड में जो होता है ना, जो लेक्चर देने वाला होता है, में जो टीचर होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और जो रिसीवर होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो ज़्यादा पैसिव होते हैं, क्योंकि उनको सुनना होता है। और ये भी बताया गया कि बीच बीच में क्या होता है कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। लेक्चर मेथड का कुछ और भी पार्ट है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। This method is economical and can be used among the large number of students। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि जितने भी मेथड्स होते हैं सबका प्रो कंस होता है, मीन्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेक्चर मेथड से हम बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट को बहुत कम समय में पढ़ा पाते हैं या वन टाइम में पढ़ा पाते हैं, ठीक है। It saves the time and covers the syllabus। कह रहे हैं कि इससे समय की बचत होती है और सिलेबस जल्दी खत्म हो जाता है। It is the simplest method for the teachers and does not require any arrangement। लेक्चर देने के लिए हमें क्या होना चाहिए, अगर सिर्फ बोल कर बताना है, लेक्चर देना है, तो ना हमें मार्कर की ज़रूरत है, ना बोर्ड की ज़रूरत है, ना TLM की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो होता है
कोई अरेंजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इट गिव्स द स्टूडेंट ट्रेनिंग इन लिसनिंग, इट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी for the better clarification of the topics and line stress on the significant ideas. It brings a personal contact and the thoughts in impression of influence to the people. तो ये लेक्चर मेथड का कुछ पार्ट था जिसमें हम क्या करते हैं, लेक्चर देकर स्टूडेंट्स या पीपल या फिर जो भी लर्नर होते हैं उनको हम लोग टीच करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। लेक्चर मेथड में थोड़ा सा और पार्ट बचा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे। दिस मेथड इज यूजफुल इन लार्ज क्लासेस। देखिएगा यहीं पे इसका यूजफुल आ गया कि बड़े क्लासेस को हमें पढ़ाना है। अब जैसे प्राइमरी स्कूल में इस जो मेथड होता है बहुत कम यूज होता है, क्योंकि लेक्चर दीजिएगा बच्चे उतना कैपेबल नहीं है, स्टूडेंट उतना कैपेबल नहीं है, वो नहीं कैच कर पाएगा। तो बड़े क्लासों के लिए होता है, बट इट हैज सम लिमिटेशन। इसके पास कुछ लिमिटेशन भी है जिसको हम डिसएडवांटेज भी कर सकते हैं। दिस मेथड मेक्स द स्टूडेंट पैसिव लिसनिंग, पैसिव लिसनर बना देता है यार, ठीक है। दिस इज अ वेरी लिटिल स्कोप फॉर द पीपल एक्टिविटी। और इसमें बच्चे क्या होते हैं, एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सुनिए सुनिए सुनिए, लेक्चर से मतलब पक जाते हैं बच्चे। It is against the principle of learning by doing. एक जो learning by doing जो प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, वो इसके खिलाफ है लेक्चर मेथड, क्योंकि यहाँ करने के लिए कुछ होता ही नहीं है बच्चों के लिए, सिर्फ लिसन करना होता है और कभी कभी रिस्पॉन्स भी करना होता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, कह रहे कि अंतिम लेकिन कम नहीं, इट्स अ टीचर सेंट्रल मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होता है और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड क्या होता है, शिक्षक केंद्रित और होता है विद्यार्थी जो होते हैं उसको केंद्रित। ऐसा मेथड जहाँ पे प्रायोरिटी शिक्षक को दिया जाता है, टीचर्स को दिया जाता है, प्रोफेसर्स को दिया जाता है, लेक्चरर्स को दिया जाता है, उसको टीचर सेंटर्ड मेथड बोला जाता है। जैसे लेक्चर मेथड में क्या होता है कि जो भी टीचर होते हैं उन पे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, जो लिसनर होते हैं, जो लर्नर होते हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आपको क्या कहेंगे कि लेक्चर मेथड जो है टीचर सेंटर्ड मेथड है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है। जैसे लर्निंग बाय डूइंग है, करके सीखना है, तो वहाँ बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है कि कोई एक्टिविटी करिए, उसके बाद आप क्या गेन किए उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट मेथड के बारे में, ठीक है। Project method is a medium of instruction which was introduced during 18th century. ये 18th century 18वीं सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया into the school of the architecture and the engineering in Europe. स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग इन यूरोप, ध्यान में रखेंगे 18th सेंचुरी में सबसे पहले डेवलप हुआ था यूरोप में। When graduating student had to apply the skill and knowledge, कि जब बच्चे ग्रेजुएट कर रहे थे तो उसका स्किल, उसका नॉलेज अप्लाई करने के लिए उनको प्रोजेक्ट दिया। दे हैव लर्न इन द कोर्स ऑफ देयर स्टडी टू प्रॉब्लम्स दे हैव टू सॉल्व एज प्रैक्टिशियंस ऑफ देयर ट्रेड। जैसे इंजीनियरिंग बच्चे करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो अलग अलग ट्रेड होता है, स्ट्रीम होता है, उनके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए ये डेवलप किया गया था। फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग मोनूमेंट्स को डिजाइन करना हो, बिल्डिंग को डिजाइन करना हो, या स्टीम इंजन्स को डिजाइन किया गया हो, तो हम अक्सर देखें हैं कि जो हायर क्लासेस होते हैं उसमें बच्चे कहते हैं हमें प्रोजेक्ट मिलना है, हमें प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ये सब दो चीज़ें थी प्रोजेक्ट मेथड की बात है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद है प्ले वे मेथड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आवर टॉपिक इज टीचिंग स्ट्रेटेजी इन मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है टीचिंग स्ट्रेटेजी इन मैथमेटिक्स है, लेकिन हम सिर्फ उसी स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहे हैं जो मैथ से जुड़ा हुआ है। आई विल डिस्कस इस लेटर। जो मैथ से जुड़े हैं उनको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल जो टीचिंग स्ट्रेटेजी होता है, जो मेथड होता है, जो टेक्निक होता है, उसको बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट करेंगे जो बारी है प्ले वे मेथड का बारी है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में खेल विधि कहते हैं, ठीक है। और ये जो खेल विधि है
ये ज़्यादातर प्राइमरी या फिर प्ले ग्रुप के बच्चों पे बहुत ही इफेक्टिव होता है। बच्चे खेल खेल कर सीखते हैं। द प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग प्रोग्रेस थ्रू द वेरियस इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें एक्टिविटीज कराया जाता है इंस्टेड ऑफ बुक। देखिएगा ज़्यादातर क्लासों में जो होता है ना, बुक की प्रायोरिटी दी जाती है लिखने की और मतलब बोर्ड से कुछ वर्क करने की, लेकिन प्ले वे मेथड में इसको साइड में कर दिया जाता है और बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू टीचिंग किया जाता है। दिस मेथड वाज इन्वेंटेड बाय द हेनरी कैल्वेल और ये उनका इन्वेंटर है इस मेथड का। ही वाज अ ब्रिटिश एजुकेशनलिस्ट हु रोट द बुक प्ले वे। इन्होंने एक किताब में लिखा था प्ले वे। तो प्ले वे मेथड होता है प्राइमरी स्कूल के बच्चे या जो प्ले में हैं उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। बच्चे खेल कर सीखते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आंसर मेथड। हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रश्न उत्तरी विधि। मतलब इसमें आप नाम से ही पहचान लीजिएगा कि जो स्टूडेंट होंगे उनसे प्रश्न पूछा जाएगा और आंसर देंगे, राइट या रॉन्ग जो भी हो। राइट हो तो ठीक है, अगर रॉन्ग हो तो क्या होता है, उसको करेक्ट किया जाता है। तो इस मेथड में चलिए और आगे देखते हैं कुछ। क्वेश्चन आंसर मेथड इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट। कह रहे क्वेश्चन आंसर जो मेथड है वो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। द क्वेश्चन इज एन अटेम्प्ट टू इवेल्युएट द नॉलेज। और क्वेश्चन जो होता है बच्चे क्या सीखा, बोले बच्चे के पास क्या नॉलेज है, जब हम क्वेश्चन अराइज करते हैं तब हमें पता चलता है। इवेल्युएट द नॉलेज ऑफ ए स्टूडेंट इन रिगार्ड टू द सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट में बच्चे ने क्या सीखा, जब तक हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। दिस मेथड in education to transforming message by asking question and a student give an answer, or otherwise students are given the opportunity to ask and answer the question of teachers। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि टीचर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं उसको आंसर देते हैं। आंसर में भी राइट और रॉन्ग। अगर राइट है तो नो प्रॉब्लम और रॉन्ग है तो उसको जो आस्कर होंगे, जो पूछने वाले होंगे, उसको करेक्ट करेंगे, मीन्स जो टीचर होंगे। क्वेश्चन आंसर मेथड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड। फिर कहा जा रहा है कि ये जो मेथड है ये एक बहुत ही प्राचीन काल से चला हुआ आता हुआ मेथड है। दिस मेथड ऑल्सो नोन एज सुक्रेटिक मेथड टीचिंग। ठीक है, इट वाज डेवलप्ड बाय द फेमस फिलोसोफर सुकरात। ठीक है, ये सुकरात जो थे इसको डेवलप करने वाले माने जाते हैं। दिस मेथड इज फोकस्ड ऑन टू अचीव कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव एंड ब्रिंगिंग द नॉलेज टू द कॉन्शियस लेवल। ठीक है, तो कॉन्शियस लेवल जो कॉग्निटिव होता है माइंड से जुड़ा हुआ है, पिछले हम लोगों ने सेशन में बहुत ज़्यादा देखा हुआ है, तो उसको दिमाग तक पहुंचाने के जो होता है एक्टिविटी के क्वेश्चन आंसर मेथड के द्वारा हम लोग कराते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद बहुत ही छोटा एक मेथड है स्टोरी टेलिंग मेथड, जो अक्सर जो लिटरेचर पढ़ाया जाता है या छोटे बच्चों को कहानी, एकदम बच्चे जैसे प्ले ग्रुप में है तो कहानी सुनाइएगा, या 4, 5, 3 में है तो बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। तो स्टोरी टेलिंग मेथड हो गया जिसमें कहानी सुना देते हैं, फिर बच्चों से हम पूछते हैं कि बताओ ऐसा कब हुआ या वो कौन था, किससे जुड़ा हुआ। तो ये मेथड जो था स्टोरी टेलिंग मेथड नाम दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन आंसर मेथड आई थिंक हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ना है, ये मेथड हो गया। हाँ, डॉल्टन मेथड। ठीक है, डॉल्टन मेथड में देखिएगा ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। द डॉल्टन प्लान इज द मेथड ऑफ एजुकेशन बाय विच पीपल्स work at their own pace and receive individual help from the teacher when necessary. There is no formal class instructions। और डॉल्टन मेथड में कह रहा है कि यहाँ पे कोई फॉर्मल क्लास इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। स्टूडेंट ड्रॉ अप टाइम टेबल्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनिशिंग द वर्क ऑन देयर सिलेबस और असाइनमेंट्स। कह रहे हैं कि बच्चे से
के द्वारा ही यहाँ पे टाइम टेबल बनवाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप कितने दिन में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, डन कर लीजिएगा, और वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी एग्रीमेंट कर चुके होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एनालिटिक मेथड। एनालिटिक मेथड जो है इसको देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है होल टू पार्ट। एक अगर प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा हम क्या है मतलब चैप्टर पढ़ाना है, तो उसमें होल टू पार्ट लिखा गया है, यहाँ पे देखिएगा। मतलब टोटल अगर पूरा चैप्टर मान लेते हैं यह इतना है, तो इस टोटल को हम लोग पार्ट में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद इसको पढ़ाएंगे, तो इसको एनालिटिक मेथड बोला जाता है। या इसका एक और नाम दिया गया है अननोन टू नोन। ठीक है, अननोन से नोन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं इस मेथड में। नेक्स्ट देखिए, एनालिटिक मेथड या सिंथेटिक मेथड जो है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब एक दूसरे को कन्वर्स कर सकते हैं। उसमें हम लोग क्या होल से पार्ट जाते थे, जबकि सिंथेटिक मेथड में क्या करेंगे, पार्ट से होल जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होंगे इनको जोड़कर बड़ा बनाएंगे, तब उसको सोल्यूशन मतलब खोजा जाएगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया है नोन टू अननोन। आई थिंक इसके बाद एक वीडियो पे होगा और उसके द्वारा हम सीखेंगे। नेक्स्ट लेबोरेटरी मेथड। किस मेथड को बाहर जाते हैं, लेबोरेटरी मेथड नाम से ही इसका काम भी है। यहाँ पे आप सुनकर पहचान गए होंगे, जैसे स्टोरी टेलिंग मेथड में स्टोरी बताते थे, आंसर और क्वेश्चन था तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछते थे। उसी तरह लेबोरेटरी मेथड में जो है, लेबोरेटरीज आर वंडरफुल settings for the teaching and learning. It utilizes raw data and material things to produce better understanding of the subject matter. It is a method of learning by doing. जो लेबोरेटरी मेथड है, हम क्या करते हैं, बच्चों को ले जाते हैं लेबोरेटरी में और जो भी केमिकल्स होते हैं उसको बताया जाता है कि इसमें मिक्स कीजिएगा तो एक नया जो कंपाउंड बनेगा। तो इस मेथड का नाम दिया गया है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। बच्चे वहाँ खुद प्रैक्टिकल करते हैं और सीखते हैं। इट प्रोवाइड स्टूडेंट विद द अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट, डिस्कस एंड सॉल्व द रियल प्रॉब्लम। ये अपॉर्चुनिटी बच्चों को देता है कि उसके बारे में सोचें, डिस्कस करें और फिर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट, ये वीडियो है, आप लोग देखिएगा। मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। A friend of mine told me recently that her 6-year-old son had come home from school and said he hated math. And this was hard for me to hear because I actually love math. The beauty and power of mathematical thinking have changed my life. But I know that many people lived a very different story. Math can be the best of times or the worst of times. An exhilarating journey of discovery or descent into tedium, frustration, and despair. Mathematical miseducation is so common we can hardly see it. We practically expect math class to be repetition and memorization of disjointed technical facts. And we're not surprised when students aren't motivated, when they leave school disliking math, even committed to avoiding it for the rest of their lives. Without mathematical literacy, their career opportunities shrink, and they become easy prey for credit card companies, payday lenders, the lottery, and anyone really who wants to dazzle them with a statistic. Did you know that if you insert a single statistic into an assertion, people are 92% more likely to accept it without question? Yeah, I totally made that up. And 92% it has weight even though it's completely fabricated. And that's how it works. When we're not comfortable with math, we don't question the authority of numbers. But what's happening with mathematical alienation is only half the story. Right now we are squandering our chance to touch life after life with the beauty and power of mathematical thinking. I led a workshop on this topic recently, and at the end, a woman raised her hand
and said that the experience made her feel, and this is a quote, like a god. As maybe the best description I've ever heard for what mathematical thinking can feel like. So we should examine what it looks like. A good place to start is with the words of the philosopher and mathematician René Descartes, who famously proclaimed, "I think, therefore I am." But Descartes looked deeper into the nature of thinking. Once he established himself as a thing that thinks, he continued, what is a thinking thing? It is a thing that doubts, understands, conceives, that affirms and denies, wills and refuses, that imagines also, and perceives. This is the kind of thinking we need in every math class every day. So if you are a teacher or a parent or anyone with a stake in education, I offer these 5 principles to invite thinking into the math we do at home and in school. Principle 1, start with a question. The ordinary math class begins with answers and never arrives at a real question. Here are the steps to multiply, you repeat. Here are the steps to divide, you repeat. We've covered the material, we're moving on. What matters in this model is memorizing the steps. There's no room to doubt, or imagine, or refuse. So there's no real thinking here. What would it look like if we started with a question? For example, here are the numbers from 1 to 20. Now, there's a question lurking in this picture, hiding in plain sight. What's going on with the colors? Now, intuitively, it feels like there's some connection between the numbers and the colors. I mean, maybe it's even possible to extend the coloring to more numbers. At the same time, the meaning of the colors is not clear. It's a real mystery. And so the question feels authentic and compelling. And like so many authentic mathematical questions, this one has an answer that is both beautiful and profoundly satisfying. And of course, I'm not going to tell you what it is. I don't think of myself as a mean person, but I am willing to deny you what you want. Because I know if I rush to an answer, I will have robbed you of the opportunity to learn. Thinking happens only when we have time to struggle. And that is principle 2. It's not uncommon for students to graduate from high school believing that every math problem can be solved in 30 seconds or less. And if they don't know the answer, they're just not a math person. This is a failure of education. We need to teach kids to be tenacious and courageous, to persevere in the face of difficulty. The only way to teach perseverance is to give students time to think and grapple with real problems. I brought this image into a classroom recently, and we took the time to struggle. And the longer we spent, the more the class came alive with thinking. The students made observations, they had questions. Like, why do the numbers in that last column always have orange and blue in them? And does it mean anything that the green spots are always going diagonals? And what's going on with those little white numbers in the red segments? Is it important that those are always odd numbers? Struggling with a genuine question, students deepen their curiosity and their powers of observation. They also develop the ability to take a risk. Some students noticed that every even number has orange in it, and they were willing to stake a claim. Orange must mean even. And then they asked, is that right? This can be a scary place as a teacher. A student comes to you with an original thought. What if you don't know the answer? Well, that is principle 3. You are not the answer key. Teachers, students may ask you questions you don't know how to answer, and this can feel like a threat. But you are not the answer key. Students who are inquisitive is a wonderful thing to have in your classroom, and if you can
memorization. And parents, this goes for you too. When you sit down to do math with your children, you don't have to know all the answers. You can ask your child to explain the math to you, or try to figure it out together. Teach them that not knowing is not failure. It's the first step to understanding. So, when this group of students ask me if orange means even, I don't have to tell them the answer. I don't even need to know the answer. I can ask one of them to explain to me why she thinks it's true. Or we can throw the idea out to the class. Because they know the answers won't come from me, they need to convince themselves and argue with each other to determine what's true. And so one student says, look, 2, 4, 6, 8, 10, 12. I checked all of the even numbers, they all have orange in them. What more do you want? And another student says, well, wait a minute. I see what you're saying, but some of those numbers have 1 orange piece, some have 2 or 3. Like, look at 48. It's got 4 orange pieces. Are you telling me that 48 is 4 times as even as 46? There must be more to the story. By refusing to be the answer key, you create space for this kind of mathematical conversation and debate. And this draws everyone in, because we love to see people disagree. After all, where else can you see real thinking out loud? Students doubt, affirm, deny, understand. And all you have to do as the teacher is not be the answer key and say yes to their ideas. And that is principle 4. Now this one is different. What if a student comes to you and says 2 plus 2 equals 12? You've got to correct them, right? And it's true, we want students to understand certain basic facts and how to use them. But saying yes is not the same thing as saying you're right. You can accept ideas, even wrong ideas, into the debate and say yes to your students' right to participate in the act of thinking mathematically. To have your idea dismissed out of hand is disempowering. To have it accepted, studied, and disproven is marked respect. It's also far more convincing to be shown you're wrong by your peers than told you're wrong by the teacher. But allow me to take this a step further. How do you actually know that 2 plus 2 doesn't equal 12? What would happen if we said yes to that idea? I don't know. Let's find out. So if 2 plus 2 equaled 12, then 2 plus 1 would be 1 less, so that would be 11. And that would mean that 2 plus 0, which is just 2, would be 10. But if 2 is 10, then 1 would be 9, and 0 would be 8. And I have to admit, this looks bad. It looks like we broke mathematics. But I actually understand why this can't be true now. Just from thinking about it, if we were on a number line, and if I'm at 0, 8 is 8 steps that way, and there's no way I can take 8 steps and wind up back where I started. Unless, well, what if it wasn't a number line? What if it was a number circle? Well, then I could take 8 steps and wind back where I started. 8 would be 0. In fact, all of the infinite numbers on the real line would be stacked up in those 8 spots. And we're in a new world. And we're just playing here, right? But this is how new math gets invented. Mathematicians have actually been studying number circles for a long time. They've got a fancy name and everything, modular arithmetic. And not only does the math work out, it turns out to be ridiculously useful in fields like cryptography and computer science. It's actually no exaggeration to say that your credit card number is safe online because someone was willing to ask, what if it was a number circle instead of a number line? So, yes, we need to teach students that 2 plus 2 equals 4. But we also need to say yes to their ideas and their questions and model the courage we want them to have.
It takes courage to say, what if 2 plus 2 equals 12, and actually explore the consequences. It takes courage to say, what if the angles in a triangle didn't add up to 180 degrees? Or what if there were a square root of -1? Or what if there were different sizes of infinity? But that courage and those questions led to some of the greatest breakthroughs in history. All it takes is a willingness to play. And that is principle 5. Mathematics is not about following rules. It's about playing, and exploring, and fighting, and looking for clues, and sometimes breaking things. Einstein called play the highest form of research. And a math teacher who lets their students play with math gives them the gift of ownership. Playing with math can feel like running through the woods when you were a kid. And even if you were on a path, it felt like it all belonged to you. Parents, if you want to know how to nurture the mathematical instincts of your children, play is the answer. What books are to read in play is mathematics. And a home filled with blocks and puzzles and games and play is a home where mathematical thinking can flourish. I believe we have the power to help mathematical thinking flourish everywhere. We can't afford to misuse math to create passive rule followers. Math has the potential to be our greatest asset in teaching the next generation to meet the future with courage, curiosity, and creativity. And if all students get a chance to experience the beauty and power of authentic mathematical thinking, maybe it won't sound so strange when they say, math. I actually love math. Thank you. तो ये जो एक लेक्चर था, छोटा सा क्लिप था, हम लोग मैथ्स को लर्न कर रहे थे, सीख रहे थे। नाउ आई रिक्वेस्ट, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड। तो आज का जो हमारा टॉपिक था टीचिंग स्ट्रेटेजी इन मैथमेटिक्स। अभी हम लोगों ने बहुत सारे मेथड्स, टेक्निक्स, अप्रोच की बातें की। लगभग इसमें से बहुत कम ही ऐसे मेथड्स होते हैं जो हाई स्कूल में मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन अब जो मेथड हमारे साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज होता है मैथमेटिक्स में। नाम आपने सुना ही होगा, इंडक्टिव मेथड। हिंदी में इसको आगमन विधि बोलते हैं। लेट्स सी मोर। द इंडक्टिव मेथड ऑफ द टीचिंग मीन्स दैट द टीचर प्रेजेंट द रूल थ्रू द सिचुएशन and sentences and does guided the practice. Then the learners do free practice. After that, the teacher deduce or correct the rule from the learners themselves by themselves. तो इसको आसान वर्ड्स में समझना है तो इंडक्टिव मेथड में आगमन विधि में हम क्या करते हैं कि जब बच्चों को अलजेब्रा पढ़ाना है या कोई भी चैप्टर पढ़ाना है तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जनरल फॉर्म होता है वहाँ तक पहुँचते हैं। क्लियर है? आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल बताया जाता है, उसके बाद जो फॉर्मूले होते हैं या जो ये थ्योरम थ्योरी होता है उसको बताया जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ है जो नेक्स्ट है, जिसको हम बोलते हैं निगमन विधि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिडक्टिव मेथड। सो आई रिक्वेस्ट फॉर नेक्स्ट स्लाइड। डिडक्टिव मेथड जो होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे से अपोजिट भी है। इंडक्टिव में जहां हम पहले एग्जाम्पल बताते थे तब रूल के पास जाते थे, वहीं डिडक्टिव में पहले रूल बता देंगे। सपोज कीजिए कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बताना है, तो सबसे पहले लिख देंगे a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहले हम लोग क्या उसको पढ़ा दिए, फॉर्मूला बता दीजिए, एक स्पेशल जो थीम था उसको बता दिए। उसके बाद उसको क्या करेंगे, हम क्वेश्चन बताएंगे। अब पहले क्वेश्चन बताकर तब फॉर्मूले तक पहुँचे तो उसका नाम हो जाता है इंडक्टिव मेथड। पहले फॉर्मूला बता के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये कहलाएगा डिडक्टिव मेथड। पहले वाला का हिंदी नाम था आगमन विधि और दूसरे वाला का नाम था निगमन विधि, ठीक है। तो
नेक्स्ट स्लाइड। तो आई थिंक ये सब अब खत्म हो चुका है। एक बार हम लोग क्या करेंगे कि आज जो भी पढ़े थे उसको रिवाइज करेंगे। सो सनी सर फर्स्ट स्लाइड पे चला जाए। लेक्चर इज अबाउट टू एंड। फर्स्ट स्लाइड पे चला जाए। हमारा आज का जो टॉपिक था टीचिंग स्ट्रेटेजी इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हमने समझा कि टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है। ओके, टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा कि अगले स्लाइड में हमने देखा था कि टीचिंग स्ट्रेटेजी होता है वो मेथड होता है, टेक्निक होता है या अप्रोच होता है, जिसमें हमने बहुत सारे मेथड या अप्रोच को देखा। ठीक है, जैसे देखने के लिए आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं, कोर्ट के साथ शकुंतला देवी जो इंडिया के एक मैथमेटिशियन थी, उनके बारे में बताया गया था। और उसके बाद हमने अपना आज का सेशन शुरू किया था। नेक्स्ट स्लाइड। शकुंतला देवी के बारे में बताया गया था। ठीक है, आप थ्रू इंटरनेट आप पढ़ सकते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक था वो था, नेक्स्ट स्लाइड, What do you mean by teaching strategy? टीचिंग स्ट्रेटेजी होता क्या था, जो हमारे मैथ से रिलेटेड था या फिर सारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसमें दिखाया गया कि जो टीचिंग स्ट्रेटेजी होता है वो एक तरह से मेथड्स होता है या फिर क्या होता है, टेक्निक्स होता है, जो हम क्लासरूम में यूज करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मेथड्स क्या होता है, बहुत सारे मेथड्स के नाम हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, बट इन ए ब्रीफ हम एक बार फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के हेल्प से। तो टर्मिनोलॉजी मतलब मेथड से जो जुड़ा हुआ था टर्म, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। टीचिंग अप्रोच होता है, टीचिंग मेथड्स होता है, टीचिंग टेक्निक्स होता है और टीचिंग स्ट्रेटेजीज होता है, जो इसके सब अंतर्गत आता है। तो हमने मेथड्स के बारे में देखा था कि कौन कौन से जो मेथड्स होते हैं वो अप्लाइड होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार और देखेंगे हम लोग। Hello everyone, this is Miss. इसमें हम लोगों ने मेनली देखा था लेक्चर मेथड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड। और टीचर जो होता है ना, इसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर लेते हैं। लेकिन मैं ये भी बताया था आपको लेक्चर की शुरुआत में कि जो भी मेथड्स होते हैं उसका प्रो और कॉन्स दोनों भी होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। और ये भी बताया था आप लोग कि कुछ जो मेथड होते हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है और कुछ जो मेथड होता है टीचर सेंटर्ड होता है। जैसे लेक्चर मेथड जो होता है वो टीचर सेंटर्ड मेथड है। यहाँ पे जो प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता हम देते हैं वो टीचर को देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्ट मेथड। उसके बाद प्ले वे मेथड। प्ले वे जो मेथड था ये चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित अधिगम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों को दे दिया जाता है खेलने के लिए और उससे वे लर्निंग करते हैं। देन हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसमें बच्चे से क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछकर और उसको सिखाने की प्रयास की जाती है। स्टोरी टेलिंग मेथड वन ऑफ दी ज़्यादा प्राइमरी क्लासेस में यूज होते हैं या प्ले में। बच्चों को कहानी सुनाइए, फिर उससे क्या कीजिए, फिर प्रश्न कीजिए। देन का मॉन्टेसरी मेथड, डॉल्टन मेथड, एनालिटिक मेथड, सिंथेटिक मेथड, लेबोरेटरी मेथड। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि मैथमेटिक्स में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो मेथड थे वो थे इंडक्टिव मेथड मीन्स आगमन विधि और डिडक्टिव मेथड मीन्स निगमन विधि। तो आज यहीं तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।